सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सुमैया रिजवान। आप देख रहे हैं नाजरीन कि दुनिया भर में इस वक्त ICIJ की तहकीक पेंडोरा पेपर्स ने एक तहलका मचा दिया है। दुनिया भर से ताल्लुक़ रखने वाली कई सियासी शख्सियात को बेनकाब कर दिया, जिसमें वज़ीर आज़म सदूर से लेकर वज़रा भी शामिल हैं। ICIJ की ये तहकीक 600 सहाफ़ियों का मुश्तरका अमल है, जिनका ताल्लुक़ 117 ममालिक से है। इस तहकीक में पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली कई सियासी शख्सियात के राज भी फाश हुए, जिनके बैनुल-अक़वामी ममालिक में ऑफशोर कंपनियाँ और छुपे हुए असासे हैं। इन सियासी शख्सियात में हुकूमती वज़रा के नाम भी मंजर आम पर आए, जिनमें वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन, वफाकी वज़ीर मुन्निस इलाही, साबिक़ वफाकी वज़ीर सेनेटर फैसल वाडा, वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार के अहल खाना और पंजाब के वज़ीर अलीम खान के नाम भी सामने आया। ये वही तहरीक इंसाफ है नाजरीन, जिसने सहाफ़ियों की तहकीक पानामा पेपर्स की बुनियाद पर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से इस्तीफ़े का मुतालबा किया था और नवाज शरीफ के खिलाफ मुल्क गीर तहरीक चलाई गई थी और नया पाकिस्तान बनाने का वादा किया था। ऐसा पाकिस्तान जहां करप्शन का वजूद नहीं होगा, अमीर और गरीब के लिए एक कानून होगा, एहतिसाब का अमल खुद वज़ीर आज़म और उनकी काबीना से शुरू होगा। पेंडोरा पेपर्स के इंकशाफात के बाद अब हुकूमत के लिए एक ज़ाहिर चैलेंज है, एक इम्तिहान है कि उनके वज़रा जिनके नाम सामने आए हैं, क्या उनसे इस्तीफ़ा तलब किया जाएगा या नहीं, या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। वैसे अहम सवाल ये है कि ये ऑफशोर कंपनियां होती क्या हैं, ये कंपनियां बनाने का मकसद क्या होता है, क्या ये कंपनियां कानूनी भी होती हैं और कौन कौन से ममालिक ऐसे हैं जहां पर ये कंपनियां लीगल यानी कि कानूनी होती हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये ऑफशोर कंपनियां क्या होती हैं। नाज़रीन, ऑफशोर कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसका तमाम लेन देन उस मुल्क की सरहदों से बाहर होता है जिसे यहाँ पर कायम किया गया हो। इस कंपनी पर मकामी टैक्स लागू नहीं होता क्योंकि मालिक का ताल्लुक़ इस मुल्क से नहीं होता। कानून के मुताबिक अगर ऑफशोर कंपनियाँ ऐलान करके बनाई जाएँ तो फिर ये गैर कानूनी नहीं है, लेकिन अगर ये कंपनियाँ छुपा कर या टैक्स से बचने की नीयत से गैर कानूनी सरमायाकारी या फिर ब्लैक मनी को छुपाने की गर्ज से रखी जाएँ और इनका गलत इस्तेमाल किया जाए तो ये गैर कानूनी है। लोग ऑफशोर कंपनियां क्यों बनाते हैं, इसकी 5 बड़ी वजूहात हैं। ऑफशोर कंपनी बनाने का एक मकसद तो टैक्स बचाना है। ऑफशोर कंपनी बनाने का एक और अहम मकसद असासों का तहफ़्फ़ुज़ है। अब चाहे वो असासे आपने कानूनी तरीके से कमाए हों या फिर गैर कानूनी तरीके से। तीसरा मकसद होता है रकम की आसान बैनुल-अक़वामी मुंतक़ली। चौथा मकसद है कानूनी पेचीदगियों से बचाव और एक और मकसद होता है बैंकिंग सहूलियात, क्योंकि कई ममालिक ऐसे हैं नाज़रीन जो कि बैंकिंग सहूलियात काफ़ी देते हैं और जिसमें आप बहुत सारी चीज़ों से बच भी जाते हैं। तो ये असल मकसद होता है, लेकिन ज़ाहिर पूरी दुनिया में इसने जो है तहलका सा मचा दिया है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियोज़ में नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं, एडिटर इन चीफ़ हैं बोल न्यूज़ के, बहुत शुक्रिया आपका। और नदीम कुरैशी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ बताइएगा PCR गुल नवाज़ खान साहब भी मौजूद हैं जो कि लंदन से हमारे साथ मौजूद हैं और ज़ाहिर माहिर क़ानून हैं। हम उनसे भी कानूनी राय लेंगे क्योंकि वहाँ पर भी बहुत से लोग हैं जिनके नाम सामने आए हैं, तो वहाँ की अदालतें किस तरह से फ़ैसला करती हैं या वहाँ पर किस तरह से कोई तहक़ीक़ात होती है तो वो कैसे होती है। तो पहले ज़रा मैं गुलनवाज साहब मैं आपसे बात करना चाहूँगी। बैरिस्टर साहब, मुझे ज़रा बताइएगा कि लंदन में जब कोई भी इस तरह की ऑफशोर कंपनी सामने आती है जो कि इल्लीगल होती है तो फिर क्या होता है और यहाँ पर किस तरह तहक़ीक़ात की जाती हैं और क्या कार्रवाई होती है। मुझे अब आवाज़ नहीं आ रही गुलनवाज साहब आपकी। ठीक, गुलनवाज साहब की आवाज़ हमें आए, ज़ाहिर बहुत इंपॉर्टेंट उनका टेक है। जब तक लगाई साहब से बात करते हैं। लगाई साहब, एक हलचल मची हुई है, एक तहलका मचा हुआ, एक हंगामा है कि जी ये आ गई हैं, पेंडोरा बॉक्स खुल गया है, इस तरह हम कहते थे बचपन में, एक पेंडोरा बॉक्स खुल गया, एक पेंडोरा बॉक्स ही खुल गया है। लेकिन आपके ख्याल में इसका होगा क्या? पहली बात यह है कि ये 2016 में पानामा लीक्स सामने आई थी
और उसमें 400 पाकिस्तानियों के नाम थे। और उसके बाद और दुनिया भर के लोगों के कई वज़रा आज़म ने इस्तीफ़े दिए, कई वज़रा आज़म इक़्तिदार से अलग हो गए, कई वज़रा दुनिया भर में वज़रा इक़्तिदार से अलग हुए और उनने अज़ ख़ुद रज़ाकाराना तौर पर अपना नाम आने पर इस्तीफ़े दे दिए, फिर उसको सेव करने के लिए कि उनकी जो कानूनी पोजीशन है वो वाज़े करें। सही। पाकिस्तान में सिर्फ एक ख़ानदान या शख्सियत के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई, क्योंकि उसके ख़िलाफ़ कंपेन की गई और कहा गया कि चूँकि ये वज़ीर आज़म है लिहाजा वो अपनी सफाई पेश करें। वो रसीदें मांग रहे थे, वो मनी ट्रेल मांग रहे थे और सारी बातें उनसे की जा रही थी। फिर उन्होंने भी आकर पार्लियामेंट में अपनी सफाइयाँ दी, बाहर भी सफाइयाँ दी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा करता हूँ, मैं एक कमीशन बनाता हूँ, वो नहीं माना गया। फिर एक मरहला आया कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने वो दरख्वास्त एडमिट की कि चलें भाई हम इसको सुनते हैं, तो फिर एक बड़ी हलचल थी, बहुत बड़ा एक वाक़या था पाकिस्तान में कि चले जी सुप्रीम कोर्ट देख रही है। सुप्रीम कोर्ट कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम मामलात की या जराइम की या इल्ज़ामात की तहकीकात करना नहीं है, उनका काम फैसला करना है हक़ाइक़ की रोशनी में। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये ज़िम्मेदारी ली और सुप्रीम कोर्ट ने फिर ज़िम्मेदारी लेने के बाद इसकी समाअत शुरू की। फिर वो समाअत बंद कर दी गई और जब चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली जब जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये नेक्स्ट जो होंगे चीफ जस्टिस वो इस पर फैसला करेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट चीफ जस्टिस ने एक 5 रुकनी बेंच बना दिया। बिल्कुल सर, ये तो एक तारीख है ना, और ये ऐसी तारीख मैं ये कह रहा हूँ कि ये तारीख ये बताती है कि एहतसाब सेलेक्टिव था, सही एक खानदान के खिलाफ था, 400 आदमियों के खिलाफ नहीं हुआ। आज के 700 और अब भी ये एहतसाब और उसके खिलाफ भी मैं ये कह रहा हूँ और ये मैं स्क्रीन पर कह रहा हूं कि उनके खिलाफ भी आपने उन इल्जामात में से किसी इल्जाम को साबित नहीं किया, सही, और उससे पाकिस्तान को 1 रुपए का फायदा नहीं हुआ है कि वो पैसा वापस। लेकिन आज क्या होगा? अब ये था पनामा पेपर्स का मामला, अब है पेंडोरा पेपर्स का मामला, तो होगा क्या? राजा आमिर अब्बास अभी में ज्वाइन कर चुके हैं, साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल नैब है, माहिर कानून है, उनको भी कहते हैं और शामिल गुफ्तगू करते हैं। राजा आमिर साहब, जब हम कहते हैं कि जो ऑफशोर कंपनीज, तो बहुत सी ऑफशोर कंपनीज लीगल भी होती हैं, लेकिन जिन ऑफशोर कंपनीज का यहाँ जिक्र किया गया है इस पेंडोरा पेपर्स में, और जिस तरीके से अभी एक शोर मचा हुआ है और वज़ीर आज़म ने कह चुके हैं 700 अफराद के खिलाफ हम तहकीकात करेंगे, कार्रवाई करेंगे, क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? लीगली किस तरह से होता है ये मामला? देखिए, एक बात तो मैं क्लियर करता चलूँ, अभी बात हो रही थी कि जी सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट में मियां नवाज शरीफ ने खुद दरख्वास्त दी थी कि आप इस पनामा पेपर्स का और इसकी बात को डिसाइड करें, और ये दरख्वास्त मियां साहब की तरफ से गई थी कि आप एक बेंच या कमीशन बनाइए, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने लिखा था अपने फैसले में कि ये हमारा काम नहीं, लेकिन कमर ज़मान चौधरी जो उस वक़्त के चेयरमैन थे उन्होंने इनकार कर दिया था, और फिर एक JIT बनाई गई थी और JIT ने तहकीकात कराई थी और मियां साहब को बारहा मौका दिया कि आप वो सबूत ले आएँ, वो शवाहिद ले आएँ, वो मनी ट्रेल ले आएँ जिसका जिक्र आपने पार्लियामेंट में किया कि जनाब ये हैं वो ज़राए, जिसका आपने जिक्र नेशनल TV पे किया कि जनाब ये हैं वो ज़राए, और वो उठा के एक कतरी ख़त ले आए जिसे नहीं माना गया। तो ये वो इन शॉर्ट वो चीज़ें थी कि जो मियां साहब चूँकि पब्लिक ऑफिस होल्डर थे और 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म थे, और इस मुल्क का कानून ये कहता है कि जब आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, आपके या आपके बच्चों के नाम पे अगर जायदादें और एसेट्स हैं, तो आपने उसकी एक रीज़नेबल एक्सप्लेनेशन देनी है कि ये पैसा कहाँ से आया, अगर वो बच्चे छोटे थे उस वक़्त तो ये कहाँ से कमाया गया, जिसमें वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हुए और नाकामी की सूरत में उन्हें 10 साल की सज़ा हुई। अब बात रह गया ऑफशोर कंपनीज़ की। ऑफशोर कंपनीज़ ऑब्वियसली बाय इटसेल्फ या ऑफशोर कंपनी रखना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन ऑफशोर कंपनीज रखने की 2 बेसिक वजूहात होती हैं। एक वजह यह होती है कि जो ये बड़े बड़े बिजनेसमैन या बिजनेस वो होते हैं, उन्होंने टैक्स एवेजन करनी होती है। वो चाहते हैं कि हमारे मुल्क में जो हमारा पैसा है वो नज़र ना आए, उसको छुपा लें और उस पर टैक्स ना लगे।
दूसरी बात होती है कि जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जजेस हैं, जर्नल्स हैं या सियासतदान हैं, उनके पास जो पैसा होता है या उन्होंने जो लूट मार और प्लंडरिंग की होती है, क्योंकि उनकी एक लिमिटेड इनकम होती है, तो उस पैसे की जो ओनरशिप होती है या वो जो बैरून मुल्क इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस इन्वेस्टमेंट की जो मलकियत है, उस मलकियत को छुपाने के लिए ऑफशोर कंपनी बनाई जाती है कि इसकी मलकियत नज़र ना है। फिर जब ये ऑफशोर कंपनीज अनर्थ हुई तो उनके बेनिफिशरीज के नाम आने शुरू हुए, जैसे मरियम बीबी का आ गया, उसके बाद हसन हुसैन का आ गया। इसी तरीके से अब कार्रवाई क्या हो सकती है? फिर ये तो समझ आ गया हमें। देखिए, इस पे कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। इस पे कार्रवाई ये होगी कि अगर तो आप एक सियासतदान हैं तो बड़ा आसान सा तरीक़ाकार है कि आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जब आपने अपने कागजात नामजदगी दाखिल कराए तो उसके साथ एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिया कि जनाब मेरे कुल असासाजात ये हैं। अगर उस असासाजात में ये ऑफशोर कंपनी या इसके ऑफशोर कंपनी के नतीजे में कोई आपके बैंक अकाउंट्स हैं या प्रॉपर्टीज हैं वो डिक्लेयर की हुई है, फिर तो आपको इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने इस ऑफशोर कंपनी को और इसके साथ मुलहिका अकाउंट्स या प्रॉपर्टीज को डिक्लेयर नहीं किया तो ये मिस डिक्लेरेशन में आ जाएगा। आप इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ना अहल हो जाएंगे। नंबर 2, अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं, आप जर्नैल हैं या कोई और, तो आप अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं या जर्नैल या जज वगैरह हैं तो आपके हर साल के इनकम टैक्स के गोशवारे होते हैं। अगर इनकम टैक्स के गोशवारों में आपने ये जायदादें या ये ऑफशोर कंपनीज या ये बैंक अकाउंट्स या प्रॉपर्टीज दिखाई हैं तो फिर तो ठीक है, उसकी जस्टिफिकेशन। अदरवाइज वहां से भी आप नौकरी से फारिग हो जाएंगे। जो तीसरी चीज है कि अगर आप पब्लिक ऑफिस होल्डर, तो फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि जनाब सुन लीजिए कि आपकी तनख्वाह इतनी थी, आपकी इनकम इतनी थी, आप बताइए कि ये एसेट्स बियॉन्ड नॉन सोर्स ऑफ इनकम है, आपकी इनकम से बढ़ के हैं, तो आपने जस्टिफिकेशन देनी है। और अगर वो जस्टिफिकेशन देंगे तो दुरुस्त है, अगर नहीं देंगे तो फिर नैब कवानीन के तहत उन्हें 14 साल तक की सजा हो सकती है। राइट, बिल्कुल ज़बरदस्त सर, ये आपने बड़ा क्लियर कर दिया। नदीम कुरैशी साहब, अब जब वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि जी हम 700 लोगों के खिलाफ तहकीकात करेंगे, देखेंगे, कार्रवाई भी होगी, तो अब बता दिया बड़ा आसान करके राजा आमिर अब्बास साहब ने किस तरीके से कार्रवाई हो सकती है, तो वज़ीर आज़म करेंगे और अपने वुज़रा के खिलाफ भी करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक तो लगानी साहब ने जो कुछ नवाज शरीफ केस के हवाले से फरमाया था, राजा साहब ने उसकी बड़ी अच्छी वजाहत कर दी। कौम के सामने ये वजाहत होना बड़ा जरूरी होता है। यहाँ लोग पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए बड़ी सरकती गेन कर रहे होते हैं, हर शख्स अपने आप को मजलूम बनाकर शो कर रहा होता है। जब हकीकत लोगों के सामने आती है तो बड़ी वजाहत हो जाती है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 22 साल स्ट्रगल की और पिछले 3 साल में भी आपने देखा कि वो शख्स, उसका एक ही मोटो है कि इंसाफ का मुआशरा कायम होना चाहिए। लोग भले से लफाजी कहे, लोग इसे ना माने, मैं समझता हूँ उनका एम यही है, टारगेट यही था, अल्लाह ताला ने यहाँ तक पहुंचाया। अगर वो कभी भी इस एम से पहलू तय करेंगे दानिस्ता, मैं नहीं समझता कि वो मतलूबा नताइज हासिल कर सकेंगे जिनका उन्होंने टारगेट किया हुआ है। बिल्कुल, ये 700 लोग हैं, ये 500 लोग हैं, ये जितने भी लोग हैं वो आपके सामने सारी फिगर्स आ गई है, मैंने भी देखी है। इन सबके खिलाफ तहकीकात होगी, होनी चाहिए। और बिलखुसूस जैसे पब्लिक ऑफिस होल्डर है, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ पब्लिक ऑफिस होल्डर थे। कमेटी बनेगी, वो कमेटी तहकीकात करेगी, प्रोसीजर क्या होगा, क्या सोच कह रहे हैं अभी लीगल टीम के हवाले से, क्या बातचीत की जा रही है? हायर ऑफिशियल्स की मीटिंग आज है इस पर, और आपके सामने सूरत वाज़ेह हो जाएगी। सही, जो गवर्नमेंट साइड पर लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं, अगर जिनका भी नाम इसमें आया, आपने उनकी वजाहत देख ली। अब्दुल अलीम खान साहब का आपने नाम लिया, उन्होंने भी कहा कि जी मैंने डिक्लेयर की हुई है अपने नॉमिनेशन पेपर के साथ, जो एसिड डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट होता है उसमें भी और टैक्सेस में भी, ठीक है, तो जाहिर है उनके पास प्रूफ होगा। मैं नहीं समझता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने लोग जो इमरान खान की टीम का पार्ट है वो इमरान खान के मिजाज से बखूबी बात। चले, आप ये कह रहे हैं कि वो सब ये जानते होंगे कि ऐसा नहीं करना है, तो वो सब लीगल कंपनियां होंगी, आप ये कह रहे हैं। चले, पॉइंट टेकन। क्विकली मैं जरा पढ़ूंगी बैरिस्टर साहब की जानिब, क्योंकि वक्त की थोड़ी कमी है। बैरिस्टर साहब, अब वहाँ क्या होता है, बरतानिया में किस तरह से होता है, बरतानिया का कानून क्या कहता है, वहाँ किस तरह से इन तमाम तर सूरत हाल को टेकअप किया जा रहा है? जी, बहुत शुक्रिया साहबा, थैंक यू वेरी मच। बरतानिया में आप सब जानते हैं कि जी डेमोक्रेसी है, यहाँ पे एक सिस्टम है, तो ऑफशोर कंपनी बनाना या सेटअप करना इलीगल नहीं है।
ये लीगल होता है, जस्ट जो उसका पर्पस होता है वो लीगल या इलीगल होता है कि किस पर्पस के लिए की गई है, लेकिन अदरवाइज कंपनी सेटअप करना जो है बिल्कुल इलीगल नहीं है। नॉर्मली जो ऑफशोर कंपनीज सेटअप की जाती हैं उसमें केमैन है, वर्जिन आइलैंड ऑफ और इसमें सिंगापुर हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ये कुछ कंट्रीज हैं ज़्यादातर, और पैनामा, तो यहाँ पे कंट्रीज ऐसी सेटअप की जाती हैं। एक बड़ा कम्प्लेक्स तरीकाकार होता है कि उस पर पीछे ओनर्स नहीं इसके ऊपर पीछे शो किए जाते कि एक्चुअल जो बेनिफिशियरी कौन है इस कंपनी का, कंपनी के अंदर कंपनी, फिर उसके आगे यानी एक कंपनी के पीछे 8, 10, 12, 20 से ज्यादा कंपनी भी होती हैं जस्ट कम्प्लेक्स बनाने के लिए कि राइट ऑनर तक ना पहुंचा जा सके। अब जहाँ तक पैसे की बात है कि यूके के अंदर अगेन के यूके में भी ऑफशोर कंपनी सेटअप करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, की जा सकती है, लेकिन उस कंपनी को डिक्लेयर करना और उससे टैक्स अवेड नहीं किया जा सकता एज पर एज उसका यूके के साथ लिंक हो। सेम पाकिस्तान के साथ भी है, वहाँ पे भी ऑफशोर कंपनी बनाना इलीगल नहीं है एज पर एज डिक्लेयर टू द अथॉरिटीज। उसमें जो एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वहाँ पे डिक्लेयर करना होता है, और जो टैक्स वहाँ डिक्लेयर करना होता है। तो कंपनी बनाना इलीगल नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर कोई टैक्स अवेड किया गया है या कोई ऐसी किसी पब्लिक, वही फार्मूला है पूरी दुनिया में। बिल्कुल सही। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बैरिस्टर गुलनवाज खान साहब हमारे साथ यूके से मौजूद थे। आप आगे बढ़ते हुए बहुत अहम खबर है और वो है चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत तौसी के हवाले से। ज़ाहिर इस पर अपोजिशन का अपना मौक़िफ़ है नाज़रीन, लेकिन एक मुस्तविदा तैयार कर लिया गया है वज़ारत क़ानून और इंसाफ की जानिब से, और वो नैब के मौजूदा चेयरमैन जैसे रिटायर्ड जावेद इकबाल की मुद्दत मुलाजमत तौसी के हवाले से है, यानी कि 4 साल उनको तौसी दी जाएगी और जल्द ही ये समरी जो है वो वज़ीर आज़म को भेज दी जाएगी। तो पहले ज़रा मैं राजा आमिर अब्बास साहब से इसका कानूनी पहलू ले लूँ, फिर लगाई साहब की जानिब आती हूँ। राजा आमिर अब्बास साहब, जब चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत तौसी की हम बात करते हैं तो इस पर एक मामला उठता है और वो ये कहा जाता है, एक परसेप्शन है कि जी ये हो नहीं सकती, ये कानून और आइन के ख़िलाफ़ है। क्या वाकई आप मुझे बताएंगे सर सादा अल्फाज में कि कानून और आइन के ख़िलाफ़ है? देखिए, इसमें अब मुसव्वदा हमारे सामने नहीं है। अगर तो सिंपली उनको 4 साल की एक्सटेंशन दे दी गई है और चेयरमैन नैब की जो अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार है उसमें अगर तरामीम नहीं की गई, जो हुकूमत को इतराज़ था कि लीडर ऑफ द अपोजिशन से हम कंसल्टेशन नहीं करेंगे, और उसमें हुकूमत के पास रास्ता यही था कि आप लीडर ऑफ द अपोजिशन को सब्सटीट्यूट करके उसकी जगह उसको रिमूव करके या कोई चीफ जस्टिस का नाम ले लें, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का नाम कानून में डाल दें और फिर उनसे कंसल्टेशन करके एक नया चेयरमैन लगा दें। मौजूदा चेयरमैन को 4 साल की सिर्फ एक्सटेंशन देना और वहाँ पे खामोशी रखना, ये आपके मुल्क का जो कानून है जिसको हम नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो कहते हैं, उसमें कतहन उसकी खिलाफ वर्जी है। उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि इट्स ए नॉन एक्सटेंडेबल पोस्ट, इसको ना एक्सटेंशन दी जा सकती है और ना ही दोबारा से री अपॉइंटमेंट हो सकती है। तो अगर हुकूमत सिर्फ ऑर्डिनेंस के ज़रिए मिस्टर जस्टिस जावेद इकबाल को 4 साल की मुद्दत मुलाजमत में तोसी देगी सिर्फ इसलिए कि बड़ी रिकवरीज हो गई हैं, तो ये एक पर्सन स्पेसिफिक कानून होगा, एक फ़र्द वाहिद के लिए पूरे कानून में तरामीम कर दी जाएगी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी एक चौधरी निसार अली खान वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान केस था जिसमें उस वक़्त के जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे उनकी भी एक्सटेंशन नहीं हो सकती, इरफान कादिर साहब, उनको दोबारा अपॉइंट कर दिया गया था फॉर द सेकंड टाइम, और सुप्रीम कोर्ट ने उठा के उसको नल एंड वॉइड कर दिया था कि ये इसका पर्पज़ नहीं, क्योंकि अगर आप एक शख्स को चेयरमैन नैब लगाते हैं तो फिर उसकी एक्सटेंशन ना देने के पीछे लेजिस्लेशन की एक पर्पज़ है कि उसको आपको ये लालच नहीं दे सकते कि भाई मेरे ये केसेस कर दो, ये ना करो, हम तुम्हारी मुद्दत मुलाजमत 4 साल के लिए बढ़ा देंगे। उसको पता होना चाहिए कि मैं 4 साल के लिए आया हूँ, ना मुझे कोई निकाल सकता है ना मुझे कोई एक्सटेंशन दे सकता है। तो अगर सिर्फ एक्सटेंशन होती है तो ये कतन कानून की खिलाफ वर्जी होगी, कानून की खिलाफ वर्जी होगी। और ना सिर्फ ये लगाई साहब, ये तो एक कानूनी पहलू था ना कि ये होना नहीं चाहिए, लेकिन ज़ाहिर एक परसेप्शन है ना कि अपोजिशन ये समझती है कि इसलिए एक्सटेंशन दी जा रही है ताकि जो केसेस चल रहे हैं वो वैसे ही चलते रहें, बल्कि उनको और आगे बढ़ाया जाए। एक तो ये कि अपोजिशन का अगर ये नुक्ता नज़र है तो उसके एविडेंसेस भी हैं, और जिस तरह से अपोजिशन को टारगेट किया जाता रहा है वो सबके सामने है।
और जिस तरह से वैसे बिल्कुल नहीं किया गया, बाद सरकारी जो अरकान थे उनको भी एहतसाब के दायरे में लाया गया, लेकिन उसके बाद जब वो चले गए तो उनके मामलात को ठप कर दिया गया। एक ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि कई सरकारी लोगों को इस बुनियाद पर रिलीफ मिला कि जैसे एक वो नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट था, उसमें साबिक वज़ीर कानून को रिलीफ मिला और जो उस दौर में थे तो उनको रिलीफ दिया गया, इसलिए कि वो मौजूदा हुकूमत में उनके साथ हैं। तो एक तो ये सबब, और दूसरा सबब ये है कि उन्होंने जो बेसिक केसेस चल रहे थे उनकी आमद से पहले जो चीज़ें जिनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी या जिनकी इन्वेस्टिगेशन होनी थी, वज़ीर आज़म के हेलीकॉप्टर केस का, मालम जब्बा का, BRT का, ये सारे मामलात इनकी तहकीकात होनी थी और ऑन द रिकॉर्ड हैं चेयरमैन नैब कि भाई मैं अगर इनकी हुकूमत, तो हुकूमत क्या इससे टूट नहीं जाएगी अगर हमने इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की? तो उनकी ये जिम्मेदारी है ही नहीं, कोई हुकूमत टूटती है या नहीं टूटती है, हुकूमत गिरती है या नहीं गिरती, उनकी जिम्मेदारी नहीं है, उनका वास्ता नहीं। वो देखें कि ये कानून के मुताबिक है या नहीं है। अगर नहीं है तो जाहिर है उसको आपने उस पर प्रोसेस करना है और आगे चलाना है इस मामले को और उसको अंजाम तक पहुंचाना। उन्होंने बहुत से मामलात पर सरफे नज़र किया और उन्होंने इन चीज़ों को छोड़ दिया। तो एक बात यह कि कानूनी तरीका बता दिया है राजा आमिर अब्बास साहब ने कि कानूनी तरीका ऐसा है जिसके तहत वो ऐसा नहीं कर सकते। जब दो बार किसी का अपॉइंटमेंट होता है तो मफादात आ जाते हैं, तो वो वैसे भी खुद भी कह चुके हैं। चीज़ों को देखना चाहिए। ब्रेक में ले लूँ सर, पॉइंट एक राजा आमिर अब्बास साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का। ब्रेक लेते हैं, नदीम कुरैशी साहब का इस सूरत हाल पर मौक़िफ़ लेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। कुछ चीज़ें मेरे सामने हैं। हम चेयरमैन नैब की मुतअद्दिद मुलाज़मत तौसीक़ का मामला डिस्कस कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, जिसमें अब तरमीम की जा रही है और एक ऑर्डिनेंस पेश किए जाने का इम्कान है। इस तरह मैंने बताया मुस्तबिदा तैयार हो गया है और जल्दी ये वज़ीर आज़म को पेश कर दिया जाएगा। कुछ इस तरह से है कि सेक्शन 6 है जिसका ज़ीली सेक्शन है B, जिसमें ये लिखा हुआ है कि चेयरमैन नैब की जो मुतअद्दिद मुलाज़मत है उसमें जो तौसी है वो नाकाबिल तौसी है, जो उनकी मुद्दत मुलाजमत है उसको चेंज कर दिया जाएगा और वो सेक्शन B की जो टर्म है नाकाबिल तौसी, उसको तौसी कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ना ही हमने माजी में देखा। तो नदीम कुरैशी साहब, जो मामले का प्रोसीजर होता है, जो भी चीज़ें होती हैं, ख़ास तौर पर चेयरमैन नैब की तकर्री, वो हमेशा हुकूमत और अपोजिशन मिलकर तय करती है, नाम मिलकर तजवीज़ करती है। लेकिन यहाँ एक अजीब सी सूरत हाल क्रिएट की जा रही है, आखिर क्यों, क्या वजह है इसकी? देखिए, बड़ी वाज़ेह बात है, लीडर ऑफ द अपोजिशन के केसेस वो कर रहे हैं, उनके मुल्जिम हैं, बहुत सारी पीछे इन्वेस्टिगेशन। मैं तो ज़ाती तौर पे बहस था कि शहबाज शरीफ साहब बड़े दिल का पाकिस्तान का आईन ही अख्तियार देता है। हाँ। तो मैं खुद विड्रॉ तो अपनी इस पार से और गवर्नमेंट को अख्तियार देता हूं कि वो नामजद कर दे। नहीं, अगर वो उन पर केसेस चल रहे हैं तो इसके लिए ऑर्डिनेंस लेकर आएंगे आप, कानून तब्दील करने के लिए असेंबली नहीं जाएंगे, तरीक़ेकार चेंज कर देंगे। दो चीजें हैं। राजा आमिर साहब ने कानूनी तौर पे चीजों की वजाहत की, बिल्कुल मैंने भी उनको सुना। मैं वो कानून का तालिब इल्म नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे पास एज ए पोलिटिकल वर्कर जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कोई चीज भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगी। कोई ये पर्सन स्पेसिफिक कोई कानून ऐसा बनने नहीं जा रहा। सर कैसे, जरा मुझे बताएंगे? किसी शख्स को बेनिफिट दे जाए। देखिए, मैं जो आपको मैं कह रहा हूँ ना, आपके सामने सारी चीजें आ जाएंगी। अभी भी मैं समझता हूँ ये 48 घंटे बड़े अहम है, चीजें बहुत प्री मैच्योरली डिस्कस हो रही है। आपको देखना है, जब चीज आएगी आप और हम सब के सामने होगी, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन हर चीज होगी। ऐसा नहीं है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाकर हम कोई डिसीजन करेंगे। आप और हम सब इसको देख लेंगे। मैं समझता हूँ ये आने वाले 48 घंटों में ये चीज भी क्लियर हो जाएगी। लेकिन हमने देखना ये है
जी 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 मगर नदीम खची साहब देख तो लेंगे, लेकिन एक चीज़ जो क्लियर हो गई है, एक मुसविदा तैयार हो गया है, तो उसको किस तरह से देख लेंगे ये मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। खैर ठीक है, बिल्कुल ये 48 घंटे हम भी देखते हैं कि कितना आप इस चीज़ को सीरियसली हुकूमत टेकअप करती है। बहुत शुक्रिया आपका नदीम कुरैशी साहब, आपके वक्त का। बहुत आगे बढ़ेंगे और कुछ हम बात करेंगे बलूचिस्तान की, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि चेयरमैन सेनेट और स्पीकर बलूचिस्तान की जो मुलाकात की अंदरूनी कहानी थी नाजरीन, वो कुछ सामने आ गई है और हमने ये देखा कि वज़ीर आला के खिलाफ खुलकर इस मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और इस दौरान चेयरमैन सेनेट और वफ़द के अरकान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो को मनाते भी रहे हैं। क्या सूरत हाल है, इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शवानी साहब, उनको हम वेलकम कहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका सर। और हमारे साथ शहजाद जुल्फ़िकार साहब भी मौजूद हैं, ब्यूरो हेड हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। लियाकत शवानी साहब, मामला क्या है? ये इतने मामलात ख़राब होते ही चले जा रहे हैं, कहीं कोई सूरत नहीं निकल पा रही। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो जो हैं वो मानने को तैयार नहीं है। जी, जमहूरियत में जो है सूरत निकलती रहती है और जमहूरियत ही में जहाँ पर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स होते हैं, डेमोक्रेटिक पार्टीज़ होते हैं, वहाँ पे दोस्तों के बीच में इख्तलाफात भी सामने आते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आते हैं, शिकायत भी सामने आते हैं। और फिर डेमोक्रेटिक कल्चर और वैल्यूज़ यही हैं कि जिस शख्स के ख़िलाफ़, चाहे वो पार्टी सरबराह है या वज़ीर आला है, वो फिर इंगेज हो जाते हैं, अपने दोस्तों को भी इंगेज करते हैं, उन दोस्तों के साथ जिनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़ुद भी उनके पास जाते हैं और उनको मनाने की कोशिश करते हैं। और यही पूरे दुनिया में एक यूनिवर्सल एक तरीक़ाकार है, एक सिस्टम है दोस्तों को मनाने का। और हम तो बलूचिस्तान में फिर आगे बढ़ते हुए डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के साथ साथ जो हमारे अपने कल्चरल वैल्यूज़ हैं, जिसको हम मेड़ कहते हैं, मरक्का कहते हैं, जिरगा कहते हैं, तो नाराज़ दोस्तों को मनाने की कोशिश के लिए ये सारा जो हिकमत अमली है वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने, हमारे रुफ़क़ा ने, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब ने, हमारे पार्टी के मरकज़ी अहदेदारों ने, सैनेटर्स ने, MNAs ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की और उन्होंने इन दोस्तों के साथ इंगेज रहे, अब भी इंगेज हैं। वज़ीर आला साहब परसों रात से फ़र्दन जो हमारे नाराज़ अरकान हैं, जो हमारे बहन भाई हैं, उनके घर जा के उनसे मिल रहे हैं और उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात है उसको सुन रहे हैं और उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, अच्छा, वाकई जुल्फ़िकार साहब ऐसा ही मामला है जिस तरह शवानी साहब कह रहे हैं कि ये दोस्तों की नाराज़गी का मामला है? ये दोस्तों की नाराज़गी का मामला है या मामला कुछ ख़राब हो गया है? देखिए, बात यह है कि अभी तक तो हमारे सामने कोई भी नाराज दोस्त ने ये इल्जाम नहीं लगाया कि वज़ीर आला साहब ने कोई तबाही फेर दी है डेवलपमेंट फंड से और तबाही फेर दी है, कोई उनके जाती कोई उन पर वो नहीं किया उन्होंने। सबसे बड़ी शिकायत कल रात बोल टीवी पर ही सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान जो एक लीडिंग फिगर है इनके नाराज लोगों के, सबसे बड़ा इल्जाम लगाया उन्होंने, कहा जी वो टाइम नहीं देते हैं, 8-8 घंटे में बिठा के रखते हैं और हमसे मिलते नहीं है। और उसमें कुछ जूनियर अफसर, कुछ सीनियर अफसर वो मामला चलाते हैं। ये शिकायत जरूर होगी कोई उसका, लेकिन ये है कि कोई ये नहीं कह सकता कि इस 3 साल में डेवलपमेंट फंड इस्तेमाल नहीं हुए हैं और ठीक इस्तेमाल नहीं हुए हैं। और अगर आप बैकग्राउंड में जाएं तो राइट फ्रॉम 1970s अप टू ये 2021 वज़ीर आला हमेशा जो है कोलिशन गवर्नमेंट बनती है सूबे में, हमेशा से जो है वज़ीर आला अंडर प्रेशर रहता है। आप सबसे बड़ी मिसाल मैं दे दूंगा कि नवाब अकबर बुगटी जब चीफ मिनिस्टर थे और उस थी कि जी ये हमसे टाइम पे, वो बिल्कुल टाइम फिक्स टाइम देते हैं और फिक्स टाइम पर मिलते हैं, और वो जी किसी की बात अवामी नहीं है। उसके बाद अवामी और बहुत ज्यादा अवामी मीर ताज मोहम्मद जमाली मरहूम जो है आ गए, फिर उनसे शिकायत थी इन्हीं लोगों की, इसी तरह लोगों की शिकायत थी, तो रबड़ की तरह है, कोई भी उनको मोड़ ले, वो कोई भी मामला यहाँ इतना सादा तो नहीं है ना। यहाँ पे सिर्फ नाराज अरकान नहीं है, अब्दुल कुद्दूस बजिंजो जिन्होंने माजी में बलूचिस्तान में एक तब्दीली लाए, उनकी नाराजगी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। और चेयरमैन सेनेट उनको बनाने की बड़ी कोशिश की लेकिन वो नहीं माने हैं। फिर एक ट्वीट आता है जाम कमाल की जानिब से। जी देखिए ना, बात यह है कि एक तब्दीली वो कौन ले, वो लेके आए, ख्याल में इस्लामाबाद तब्दीली लेके आए, वो तब्दीली नहीं लेके आए, उनके पीछे कितने लोग जाने वाले थे, उनको बता दिया, सबको बता दिया गया। और बलूचिस्तान में ये चीजें होती हैं कि वो एक बंदे को नॉमिनेट कर देते हैं और कहते हैं भाई आपने सपोर्ट करना है उनको। जो लोग तब्दीली लेके आए हैं उन्होंने ही
जाम कमाल साहब को कहा कि हम नॉमिनेट कर रहे हैं, आपने सबने देना है, क्योंकि फॉर द बेटरमेंट और फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ बलूचिस्तान एंड पाकिस्तान। और मैं समझता हूँ कि इस तमाम चीजों को अगर छेड़ेंगे तो ब्लेम तो दूसरी तरफ जाएगा कि क्यों, जब बनाया उसको 5 साल मुकम्मल चल रही हैं, सीपैक वहां पर है, डेवलपमेंट बड़े प्रोजेक्ट्स वहां के हैं, बड़ी चीजें हैं, बड़े मामलात हैं जो कि पूरे करने। सही कह रहे हैं आप, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। लगारी साहब, अब इस मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं? बलूचिस्तान एक ऐसा सूबा है जो हमेशा महरूमियों का शिकार रहा, वहाँ पे इख्तलाफात भी हम बड़े देखते हैं, लेकिन तब्दीली की हवा भी वहीं से चलती है। देखिए, इस वक्त जो तब्दीली आई थी ख़ास तौर पर नवाब सनाउल्लाह ज़हरी के बाद, तो हम समझ रहे थे कि एब्सलूट तब्दीली है और चीज़ें जो हैं वो अब जिस तरह रियासत के ताकतवर जो मराकज़ हैं वो जिस तरह चाहते हैं वैसा हो गया है। अब इसको चलने दिया जाएगा और यह शायद चल पड़ेगा। लेकिन एक तो वज़ीर आला का अपना तर्ज़ अमल, जिसके बारे में सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान ने हमारे ही प्रोग्राम में बात की थी, और उन्होंने कहा था कि जी वज़ीर आला अरकान असम्बली को वो इज़्ज़त और तौक़ीर नहीं देते हैं जिसके वो मुस्तहिक़ हैं। अगर 6 घंटे बिठाया जाएगा किसी सिटिंग मिनिस्टर को जो काबीना का हिस्सा हो, तो मेरे ख़्याल में इसको किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं समझा जाएगा। और ये सूरत हाल मेरे लिए समझ में आने वाली नहीं है कि अरकान असम्बली अगर वज़ीर आला को नहीं मिल सकते हैं तो बाकी सियासी लोग, बाकी हुकूमत से वाबस्ता अफराद, सेक्रेटरीज, दीगर लोग किस तरह मिलते होंगे और उनसे किस तरह। तो एक बात यह है कि जनाब वो व्हाट्सएप ग्रुप होता है, वही चीफ मिनिस्टर बना हुआ है और उसी के ज़रिए सारा कुछ फैसले हो जाते हैं। एक बात यह है। दूसरी बात ये बताई जाती है कि जनाब ब्यूरोक्रेसी का एक हल्का है जिसने घेराव कर रखा है। मुझे नहीं पता लियाकत शाहवानी साहब को आने देते हैं या चीफ मिनिस्टर हाउस में या नहीं आने देते हैं, या चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन बहरहाल एक ग्रुप है ब्यूरोक्रेट्स का जिसका असर रसूख और असरअंदाज होना है, यानी कि आप ये कह रहे हैं। वैसे पूछ लेती हूँ मैं, लियाकत शाहवानी साहब, जो लगारी साहब कह रहे हैं, आप किस हद तक इस पर वो करते हैं? देखिए, वज़ीर आला साहब फिजिकली भी एक्सेसिबल हैं, व्हाट्सएप पे भी एक्सेसिबल हैं, ट्विटर पे भी, सोशल मीडिया पे भी। हम आवाम उनके साथ जब इंगेज होते हैं वो उनको रिस्पॉन्ड करते रहते हैं और सबको वक़्त देते हैं। लेकिन चूँकि ऑफिस का काम भी होता है, फ़ाइलें भी निकालनी होती हैं, और सीएम साहब जो है जो बलूचिस्तान में जो मेगा प्रोजेक्ट्स उन्होंने लॉन्च किया है उसकी इम्प्लीमेंटेशन को भी देख रहे होते हैं। कोयटा से बाहर पूरे बलूचिस्तान के वो दौरे करते हैं, इन पर्सन वो जाके एक एक स्कीम को विजिट कर रहे होते हैं। तो जाहिर है जब वो कोयटा से बाहर होंगे तो फिर कोयटा में वो किसी को वक्त तो नहीं दे सकते। बाकी लोगों के जब तो वक्त देते हैं, फिर फातिहा पे भी जाते रहते हैं, सोशल मीडिया में आप तस्वीरें देखते रहते हैं। जी, बहुत अब लगारी साहब गुजारिश ये है, लगारी साहब, हाँ जी लगारी साहब को जी बोलिए। लगारी साहब गुजारिश ये है, अब गुजारिश ये है कि चले एक कंप्लेन हमारे किसी दोस्त का, सरदार साहब का बता रहे हैं, कुछ सामने आया कि सीएम साहब जो है टाइम नहीं उनको प्रॉपर दे पा रहे थे। अगर ये कंप्लेन है ऑन बिहाफ ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान, मैं इस वक्त सीएम सेक्रेटरीट में अपने ऑफिस में मौजूद हूं, अगर ये कंप्लेन है, इस एक कंप्लेन की बुनियाद पर नाराजगी है, तो आपके इस शो में मैं आप लोगों को गवाह बना के ये गुजारिश कर रहा हूं कि सीएम साहब को, अभी मैं ये गुजारिश करता हूं, आप ब्रेक में जाएंगे, मैं सीएम साहब को आपके शो में ऑन एयर कराता हूं, जबरदस्त, वो यही अल्फाज आपके शो में कहेंगे कि अगर ये कंप्लेन है वक्त देने का तो ये कंप्लेन नहीं रहेगा, और अगर ये कंप्लेन नहीं रहता और सीएम साहब कमिटमेंट करते हैं आपके शो में, तो फिर जो नाराज अराकीन है उनसे गुजारिश करें कि अपनी नाराजगी खत्म कर दें। चलें देखते हैं हम वक्फे के बाद, या अभी तो शायद चल रहा है, एक वक्फा हमारा हो चुका है। अगर आप के लिए एक्सेसिबल है तो हम चाहेंगे कि उनके साथ बरह रास्त ये बात की जाए, चूँकि हमने सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान के साथ बात की है और वज़ीर आला की तरफ से आप एक नुमाइंदे के तौर पर बात कर सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि अगर वज़ीर आला अज़राए करम तशरीफ़ लाएँ, स्क्रीन पर हूँ, तो हम उनके साथ भी बात करना चाहेंगे और उनको चाहेंगे कि उनसे ये सवाल रखा जाए कि वो अरकान असम्बली और मोजरा के लिए एक्सेसिबल क्यों नहीं है। चलें ठीक है, जब तक मैं अपनी ज़ाहिर एक और स्टोरी वो कवर करूँ, जब तक मैं मौका शाहवानी साहब को कि वो ज़रूर एक्सेसिबल कराएं। वाकई वज़ीर आला जाम कमाल की जानिब से जो परसेप्शन आ रहा है, जो एक असर है, वो तासुर ज़ाइल हो
और वाकई हमारी स्क्रीन पर वो आएँ और इस तासुर को बिल्कुल ज़ाहिर करें कि जो अरकान हैं जो वो नाराज़ नहीं हैं, और जिस तरह वो ट्वीट भी कर रहे हैं तो वो ज़रूरी भी है। उस्ताद ज़ुल्फ़िकार साहब आपका बहुत शुक्रिया। और एक और मामला है नाज़रीन, पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं कि जो मेडिकल के एंट्री टेस्ट का मामला है वो एक मुश्किल सूरत हाल अख्तियार करता जा रहा है। जो मेडिकल के तलबा और तालिबात हैं, कोयटा में भी उन्होंने रेड जोन की जानिब जाने का फैसला किया, वहाँ पर रुकावटें जो हैं वो खड़ी कर दी गई हैं, रास्ता बंद कर दिया गया है। लेकिन जो मेडिकल के तलबा हैं वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, साथ ही साथ उन्होंने वहाँ पर एहतजाजी धरना भी दिया है। वो ये कह रहे हैं कि हमारी बलूचिस्तान हुकूमत कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि हमें पुलिस के ज़रिए रोका जा रहा है। यहाँ पुलिस की भारी नफरी भेजी जाती है। हमारी लड़ाई किसी फ़र्द या हुकूमत से नहीं है, बल्कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का जो मामला है, जो नाइंसाफ़ियाँ हैं, उसके खिलाफ हम एहतजाज करें। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन और उनके वाइस चेयरमैन को भी हमने कोशिश की, पूरी कोशिश की। मैंने बज़ाते खुद उनको कॉल की और हमारी कोशिश थी कि हम उनका मौक़िफ़ ज़रूर लें, क्योंकि मेडिकल के तलबा और तालिबात का मुस्तक़बिल लगा हुआ है इस मामले पर, और इस मामले को उनको देखना होगा। वो नाइंसाफ़ियाँ जिसका रोना रो रहे हैं, वो मेडिकल एंट्री टेस्ट जिसको नहीं देना चाहते हैं, वो कहते हैं कि सवालात दिए जा रहे हैं वो सवालात ही ठीक नहीं हैं। जो ऑप्शन उसमें दिए गए हैं वो ऑप्शन ही दुरुस्त नहीं है, जबकि जो टेस्ट है एंट्री टेस्ट वो हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो एंट्री टेस्ट है वो बिल्कुल निसाब से हटकर बनाया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ तलबा के मुस्तकबिल से खेलने का मामला है। तो लियाकत शवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है, जब तक कि लियाकत शवानी साहब बात कर रहे हैं हम लगाई साहब का मौक़िफ़ लेते हैं। लगाई साहब, यह मामला ना बलूचिस्तान में सिर्फ एक नहीं है, एक तो ये हुकूमत की सतह पर मामला है, फिर अवामी मसाइल हैं, तलबा के मेडिकल के तलबा के मामलात हैं। ये कोई छोटा मामला नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये कुछ सीरियस ले रहे हैं इस चीज़ को? मेरे ख्याल में इस हुकूमत के आने के बाद जिस तरह की तब्दीलियाँ की गई हैं, और पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज को कौंसल को उन्होंने पाकिस्तान मेडिकल कौंसल बना दिया, और इस पाकिस्तान मेडिकल कौंसल की तरफ से या उससे पहले भी जो है वो एंट्री टेस्ट का मामला, और इसके बानी इंतहाई हमारे लिए मोहतरम थे डॉक्टर अब्दुल वहाब, उन्होंने ये एंट्री टेस्ट की मुसीबत पाकिस्तान के गले में डाली, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे। ये एंट्री टेस्ट जो है ये कुछ लोगों को पास करने और कुछ लोगों को फेल करने का एक तरीक़ाकार है। बच्चे बोर्ड के इम्तिहान में पोजीशन लेते हैं, एंट्री टेस्ट में फेल हो जाते हैं। अच्छा, एंट्री टेस्ट की तैयारी के मराकज़ जो हैं वो लाहौर में हैं, और शायद कोई 2-4 फैसलाबाद में होंगे, या 1-2 जो हैं वो इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में होंगे, ऐसा ही है, या कराची में। मुझे नहीं मालूम कि कराची में ऐसा कोई है जो तैयारी कराता हो एंट्री टेस्ट की, फिर भी लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर एंट्री टेस्ट कराने वालों के इदारों पर अगर आपको भरोसा है तो फिर इम्तिहान भी वही लें, ख़त्म कर दें बोर्ड का सिलसिला। आप बोर्ड से इम्तिहान क्यों लेते हैं? एंट्री टेस्ट वाले इम्तिहान लें और उसी के मुताबिक आप फैसला करें। ये क्या बात हुई कि बच्चे पढ़ें और 12 और 2 14 साल तक पढ़ते रहें और इंटरमीडिएट तक पहुँचें, और उसके बाद जब आप उनके लिए एंट्री टेस्ट का दरवाज़ा खोलें वहाँ से पास करें, वो ग्रेड A1 ले लें, ग्रेड A+1 ले लें, और A++ वो हो जाए उनका अगर ग्रेड, तब भी आपके एंट्री टेस्ट में आना है और वहाँ फेल हो जाए। एक पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात थे, वज़ीर सेहत थे, पाकिस्तान के वज़ीर सेहत थे, और उनकी भांजी एंट्री टेस्ट में बोर्ड में पोजीशन ली, एंट्री टेस्ट में फेल हो गई। वो दिमागी तवाज़ुन खो बैठी थी, इसलिए कि भाई वो उसको पता था कि एंट्री टेस्ट में जो कुछ आया गया ये आउट ऑफ कोर्स है। अच्छा, ये MCQs देते हैं कि जनाब आप बताएं कि इनमें से कौन सा शहर जो है वो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है। अच्छा, ये करके उन्होंने 3-4 शहर दिए, साथ में 2-3 और गैर मुल्की शहर भी डाल दिए। तो इस तरह से मालूम हुआ कि वो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहाँ से, और मैं मिसाल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कि अगर आप मैथ के, या आप मैथ का तो होता ही नहीं है, ये बायोलॉजी से, केमिस्ट्री से, फिजिक्स से ऐसे सवालात देंगे जो आउट ऑफ कोर्स होंगे, जो बच्चों ने नहीं पढ़े होंगे, तो फिर उनका जवाबात वो कैसे दे सकेंगे। और एंट्री टेस्ट का मतलब ये है कि आपने बच्चों को मेरिट पर दाखिला नहीं देना है, ये मेरिट चेक करने का नहीं है, ये एक मेरिट को मैंने शहबाज शरीफ साहब के सामने कहा था, मैंने कहा एंट्री टेस्ट मेरिट का कत्ल है। बच्चे आए, बच्चों ने इम्तिहान पास किया, और उसके बाद आपने देखा कि इस नंबर तक, इस परसेंटेज तक के बच्चों को आपने दाखिला देना है, तो आप दें उनको दाखिला। ये तो कोई बात ना हुई ना कि बच्चों को आप टेस्ट करने के लिए कि जनाब
आइए हम आपसे एक टेस्ट लेंगे, MCQs का 100 नंबर का एक सवाल का पर्चा बनाएंगे और आपसे वो पूछेंगे, और कुछ लोगों को मालूम होगा, कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा, और कुछ लोगों को बता दिया जाएगा, कुछ लोगों को ये एंट्री टेस्ट दाखिले के लिए, जॉब्स के लिए, किसी भी चीज के लिए हुकूमतों का काम है ना कि इस चीज को देखें और सही करें। ये ढकोसला होता है, ये ज्यादती होती है लोगों के साथ। मतलब इस तरह नहीं होना चाहिए। और बच्चों के दाखिले के लिए आपका बोर्ड का इम्तिहान ही काफ़ी होना चाहिए, वरना सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप बोर्ड ख़त्म कर दें और जो एंट्री टेस्ट करने वाला इदारा है उसके कहें कि वो इम्तिहान ले और वो अपने तौर पर जो भी करे, फिर उसके मुताबिक कोई और एंट्री टेस्ट ना हो। जो एंट्री टेस्ट लेना, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डायरेक्ट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट का दर्जा हासिल कर ले और पाकिस्तान भर से वो इम्तिहान ले और फिर कहे कि जनाब ये मेरिट लिस्ट जारी कर रहे हैं। अगर ये पाकिस्तान सतह का मामला है, सूबाई ये तालीम का महकमा जो है सूबाई है और हमारे यहाँ तालीम और सेहत के मामला सूबाई हैं, तो फिर ये सूबाई दायरा कार में होना चाहिए। मुल्क में हो रहा है ये। आप पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन बना देते हैं और कहते हैं कि हेल्थ और जो है वो एजुकेशन के मामलात को जो है वो एक पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल देखेगी। ये क्या बात हुई भाई? आपने फिर बोर्ड किस लिए बनाए, वजारतें किस लिए बनाई, ये सारा कुछ किस लिए? ख़त्म करें इंतजाम। आप आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आइन जो चीज़ें कहता है आप उसके बरक्स कर रहे हैं। ये अगर पाकिस्तान एकेडमिक आपका ये जो काउंसिल है मेडिकल की, अगर वो आइन के दायरे कार से मावरा कोई इकदाम करता है तो जाहिर है हुकूमत को उसको टेकअप करना चाहिए। लियाकत शवानी साहब हमारे साथ हैं। लियाकत शवानी साहब, ये जो बलूचिस्तान में खासतौर पे कोयटा में जो हो रहा है, तलबा और तालिबात एहतजाज कर रहे हैं मेडिकल एंट्री टेस्ट के हवाले से, वो कह रहे हैं कि हुकूमत हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। ये मामला आपके सामने होगा, इसको हुकूमत किस तरह देख रही है? खास तौर पे ये मेडिकल, ये जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन है, इस हवाले से क्या मामला देखे जा रहे हैं बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से? जी जी लियाकत शवानी साहब। जी अच्छा, आपके सवाल अभी ये जो हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जी इनके जो इश्यूज हैं, जो जेन्युइन डिमांड्स हैं, उसके हवाले से हमने फेडरल गवर्नमेंट को पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को 2 मरासले हमने लिख दिए। अच्छा। कल चीफ मिनिस्टर साहब ने ट्विटर पे अपने अकाउंट पे उनके फेवर में ट्वीट भी किया है, आज मैंने भी किया है। और ये स्टूडेंट्स आज आके सुबह कोई 1 बजे इन्होंने धरना दिया रेड जोन में सीएम सेक्रेटरीट के पास। और मैं इनकी खिदमत में खुद हाजिर हुआ और उनसे मुज़ाकरात किए, उनके डिमांड सुने, उनके कंप्लेंट सुने। और बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो बलूचिस्तान में हैं या मुल्क में कहीं भी एहतजाज कर रहे हैं PMC के बेज़ाब्तियों के खिलाफ, तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट स्टूडेंट्स के जेन्युइन डिमांड्स को सपोर्ट करती है, हम उसको हिमायत करते हैं। हमने 2 मरासले लिखे हैं PMC को, वहाँ से हमें उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। हम उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि रिस्पॉन्ड करें। और स्टूडेंट्स के साथ जब मैं सर, ये मामला तो आज का है ही नहीं, मैंने मुज़ाकरात किए, वो मेडिकल के तलबा हैं, उनका मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है। आज मुज़ाकरात कामयाब हो गए और धरना खत्म हो गया। सर मेडिकल, ये मैंने CM साहब से भी वो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन वो क्या करेगा सर, ये बताएं आप मुझे, क्या हल निकलेगा इसका? पाकिस्तान मेडिकल कमीशन सर क्या करेगा? सॉरी, मैंने चूंकि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जो है, जो जेन्युइन डिमांड्स है स्टूडेंट्स के, उसको सुने और जो इनके कंप्लेंट्स हैं उसको एड्रेस करें। मिनिस्टर हेल्थ सिंध, उन्होंने भी टेकअप किया है फेडरल गवर्नमेंट के साथ, PMC के साथ। अच्छा। इस्लामाबाद में इस वक्त धरना जारी है और हम ये कहते हैं कि जो जेन्युइन डिमांड्स हैं स्टूडेंट्स को बुला के उनको सुने, जो जेन्युइन डिमांड्स हैं उसको एड्रेस करें, उसको सॉल्व करें। ये कोई तरीका नहीं कि स्टूडेंट्स के जो कंप्लेंट्स है जेन्युइन उसको सुनते नहीं, उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। बलूचिस्तान गवर्नमेंट को PMC जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो स्टूडेंट्स बेचारों को क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? तो स्टूडेंट्स का मसला सुन लें। ये गैर मुनासिब है कि स्टूडेंट्स मीडिया को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, हुकूमत को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो ये क्या बन गए आखिर? फिर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे ना हुकूमत। अच्छा, आपकी एक्सेस हुई है जनाब वज़ीर आला तक? देखिए पूछ लें। जी, अगर मैं उसी में आप ही के कैमरामैन को मैंने अपना मोबाइल दे दिया है। अच्छा। मैंने चीफ मिनिस्टर साहब के जो CSO है उससे राब्ते में है, ये आ गया यहाँ पर। जी, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, ये नोट कर लें। CM साहब से बात आप ये ऑनलाइन ना बताएं नंबर,
ऑन एयर ना बताएं सर, ये नंबर आप प्लीज़ दे दीजिए और हमारी टीम आपसे नंबर ले लेती है। लगाई साहब, जब तक हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन क्या बन गया है, कैसा इदारा बन गया है। देखिए ये इदारा सेंट्रलाइज कर दिया गया है। आइन ये कहता है कि एजुकेशन और हेल्थ जो हैं वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं, ये उससे मावरा एक इदारा बना हुआ है। हर सूबे का, जिस तरह से सिंध ने किया था, हायर एजुकेशन अपना अलग कायम कर दिया है, तो आप अपना जो भी सिस्टम बनाता है एडमिशन के लिए, सूबा अपने तौर पर बनाए। जो अपने सूबे के अंदर मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके बारे में वो खुद फैसला करे। हर सूबा अपने अपने सूबे के अंदर अपना अपना तरीक़ाकार ईजाद करे। और पाकिस्तान का जो वफाकी सतह पर बना हुआ है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन या काउंसिल, उसको डिज़ोल्व कर देना चाहिए। एक प्रोविंशियल होना चाहिए, बलूचिस्तान मेडिकल काउंसिल या बलूचिस्तान मेडिकल कमीशन, सिंध मेडिकल काउंसिल या सिंध मेडिकल कमीशन, पंजाब मेडिकल काउंसिल या पंजाब मेडिकल कमीशन, इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा मेडिकल कमीशन या खैबर पख्तूनख्वा मेडिकल काउंसिल। अगर ये हो सकता है तो इट इज़ गुड, ये शानदार है। अगर ऐसा नहीं होता है और इसी ऊपर की सतह पर रहता है तो फिर यकीन कीजिए कि पसमानदा इलाकों के बच्चों को दाखिले नहीं मिलेंगे। सही कह रहे हैं आप, बहुत शुक्रिया आपका नज़ीर लगारी साहब। लियाकत शवानी साहब, हम चाहेंगे कि आप कल के लिए हमें मौका दें कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब आएंगे। नंबर आपको भिजवा दिया है, चीफ मिनिस्टर साहब से बात कर लें। बिल्कुल सर, मैं चाहूंगी कि हम कल जरूर बात करें। आज प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया और हम उनसे बात करना चाहते हैं। हम अभी कर लेते हैं। देखें मैंने कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब कितने एक्सेसिबल है, आपके सामने हैं। ये मैंने आपको नंबर भिजवा दिया। ये तो हमारी टीम बताएगी कि हमारे पास टाइम है। बताया जाता है कि सीएम साहब जो एक्सेसिबल नहीं है, तो आप नहीं, हम करते हैं। हम चीफ मिनिस्टर साहब अगर हैं तो हम उनसे बात करते हैं। हाँ, हम कर लेते हैं, कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। हम जब तक हम ट्राई करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि अगर 1-2 मिनट में हमें मिल जाए। जनाब वज़ीर आला मौजूद हैं और जनाब वज़ीर आला अगर हमारे साथ मौजूद हैं तो हम उनसे बात करना चाहेंगे। सर बिल्कुल, टीम हमारी बिल्कुल ट्राई कर रही है कि अगर वाकई एक्सेसिबल हैं और जाम कमाल साहब और वो नंबर रिसीव करते हैं तो हम बिल्कुल उनसे एक सवाल तो हम करें ताकि फिर हम अपनी क्लोजिंग करें, क्योंकि हम 8 हो चुका है। तो हम पूरी कोशिश करें हमारी टीम। जी, नंबर है अब सर हमारे पास। जी, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, और वाकई आपने फ़ोन उठा के इस बात का सबूत दिया कि आप एक्सेसिबल हैं। सर मैं बताइएगा, सरदार अब्दुल रहमान केतरान से आपकी मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई सर आपकी उनसे? जी थैंक यू वेरी मच। देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक्सेसिबल पहले भी था और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हूँ। देखिए सरदार साहब हमारे सीनियर मिनिस्टर हैं, वन ऑफ द सीनियर मिनिस्टर्स और काबीना का हिस्सा हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बड़े उनके साथ बड़े करीबी बड़े ताल्लुक हैं और इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। बस इन दिनों में जब एक सियासी फिजा बनती है तो यकीनी तौर पे जब दिलों में एक दूसरे के हवाले से कोई रंजिशें पैदा होती हैं तो फिर जो चीजें याद नहीं भी होनी होती हैं आदमी उनको भी याद कर लेता है। तो मैं खैर बड़ा पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह ये फेज भी और ये चीजें भी सेटल होंगी। खासकर 15 दिन पहले जिस नौयत पे चीजें थी आज उससे बड़ा फर्क है। इन पिछले तकरीबन 3-4 दिनों में मैं तकरीबन ज्यादातर सारे एमपी से मिला। अच्छा। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस बात में कम से कम मुझे खुशी है। अच्छा, जिस तरह से आप क्राइसिस में अवेलेबल हैं जाम साहब, जिस तरह से आप क्राइसिस में एक्सेसिबल हैं, क्या क्राइसिस गुजर जाने के बाद भी एक्सेसिबल होंगे या असर नौ फिर आपको याद दिलाया जाएगा कि जनाब मेहरबानी करके आप अपने अरकान से और वज़रा के साथ आप अपना एक्सेस करें उनके साथ? मैं इस पे जरा क्लैरिटी ले आऊं कि जी मेरा जो डेली रूटीन है ना बड़ा क्लियर है। मैं 2 बजे तक सारे मीटिंग सरकारी काम करता हूँ और 2 बजे से शाम 7 बजे आपके वक्त का बहुत शुक्रिया जाम कमाल साहब। मुझे इंतहाई अफसोस के साथ आपको यहाँ पर रोकना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया जाम कमाल साहब, और आपसे जल्द रब्ता करेंगे। बिल्कुल जल्द रब्ता करेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।